सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ साना साना हाथ जोड़ी। और आज हम दूसरा व्याख्यान पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमने जो व्याख्यान 1 में आपको गृह कार्य दिया था उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ आपकी पूरक पुस्तक कृतिका में से लिया गया है और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। तो सबसे पहले लेखिका का थोड़ा परिचय जान लेते हैं, जो इस प्रकार से है। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। तो बेटा यह था लेखिका का संक्षिप्त परिचय। इसके बाद हम पाठ का भी संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि लेखिका इस पाठ के द्वारा क्या बताना चाहती है। और लेखिका ने यह पाठ यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा है। पाठ का परिचय। लेखिका द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत में गंगटोक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक का मन भी सैर करने लगता है। आज शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक वर्णन किया है जो मन को छू जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और तिस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर लेखिका की यह यात्रा एक खोज यात्रा बन जाती है और पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल उत्पन्न कर देता है। अब पाठ का परिचय जानने के बाद पाठ को आगे पढ़ने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे, जो इस प्रकार से है। कठिन शब्दों के अर्थ। तो बेटा पहला कठिन शब्द है शिद्दत। शिद्दत का अर्थ होता है तीव्रता, प्रबलता या अधिकता। अगला शब्द है जन्नत। जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग। सयानी। सयानी का अर्थ है समझदार या चतुर। अगला कठिन शब्द है चैरवेती। चैरवेती चलते रहो, चलते रहो। अगला शब्द है सतत। सतत का अर्थ होता है लगातार या निरंतर। वजूद। वजूद का अर्थ है अस्तित्व, होने का भाव। छोर तक। छोर तक का अर्थ है किनारे तक। तंद्रिल अवस्था। तंद्रिल अवस्था का अर्थ है नींद जैसी स्थिति में होना। आत्मलीन। आत्मलीन अपने आप में लीन। निरपेक्ष, जो किसी के साथ पक्षपात न करे। समाधिस्थ। समाधिस्थ का अर्थ होता है समाधि की दशा। अकस्मात। अकस्मात का अर्थ है अचानक। संजीदा। संजीदा का अर्थ है गंभीर। डायनामाइट। डायनामाइट का अर्थ है एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ। चुहलबाजी। चुहलबाजी का अर्थ है हंसी मजाक। वंचना। वंचना का अर्थ है वंचित होने का भाव या कमी। गमगीन। गमगीन का अर्थ है गम में डूबा हुआ। हेयर पिन बेंट। हेयर पिन बेंट का अर्थ है बालों में लगाने वाले पिन के आकार का। सात्विक। सात्विक का अर्थ है पवित्र। पड़ाव। पड़ाव का अर्थ होता है ठहराव या ठहरने का स्थान। संकल्प। संकल्प का अर्थ है निश्चय। हलाहल। हलाहल का अर्थ है विष या जहर। जन्नत। जन्नत का अर्थ है स्वर्ग। अगला शब्द परिंदे। परिंदे का अर्थ होता है पक्षी। अनायास। अनायास का अर्थ होता है अचानक। एहसास। एहसास का अर्थ होता है बेटा अनुभव। डाइवोर्स। डाइवोर्स का अर्थ है तलाक। तो बेटा ये थे पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ। और अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। कल हम पाठ का संकेत बिंदु पढ़ रहे थे हिमालय दर्शन, तो उसी में आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हिमालय की यात्रा के दौरान लेखिका ने किस प्रकार से हिमालय के बदलते हुए रूप का यहाँ चित्रण किया है। अब आगे लेखिका कहती है कि चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका कहती है कि प्रकृति के इस अनूठे खेल को मैं जी भर कर देख रही थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति मुझे सयानी यानी समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। लेखिका कहती है कि धीरे धीरे धुंध कम होने लगी थी और वहाँ पहाड़ नहीं बल्कि दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे।
और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जन्नत बिखरी पड़ी थी। यहाँ पर लेखिका कहती है कि थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने जीप वहाँ पर रुकवा दी थी और मैंने गर्दन घुमाकर देखा कि चारों ओर जन्नत ही जन्नत बिखरी पड़ी थी। यानी वहाँ पर बिल्कुल स्वर्ग जैसा नज़ारा था। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। छोर का अर्थ होता है किनारा, यानी लेखिका कहना चाहती है कि जहाँ तक भी मेरी नज़रें जा रही थी वहाँ तक सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई दे रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, सतत का अर्थ होता है निरंतर या लगातार, अर्थात निरंतर बहते हुए झरने। नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय और तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवेती चैरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। वजूद का अर्थ होता है अस्तित्व, यानी समय के इसी लगातार प्रवाह में एक तिनके के समान बहता हुआ हमारा अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। यहाँ पर लेखिका कहती है कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। आगे पढ़ते हैं। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी, तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। यहाँ लेखिका हिमालय के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध सी हो गई थी और वह कहती है कि चारों तरफ बिखरी हुई सुंदरता को देखकर मेरा मन एकात्म हो रहा था और मेरे मन के भीतर बाहर की सारी रेखाएं समाप्त हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा की सारी खिड़कियां खुल गई हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं सचमुच भगवान के निकट थी। और जो सुबह मैंने प्रार्थना सीखी थी, साना साना हाथ जोड़ी, फिर से मैं उसे गुनगुनाने लगी थी कि तभी जो इंद्रियों से परे एक संसार बन गया था वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। क्योंकि मैं नींद की अवस्था में ही थोड़ी दूर तक टहलने के लिए निकल आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। जैसे समाधिस्थ भाव से नृत्य करती हुई नृत्यांगना के नुपुर अचानक से टूट गए हो। नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू। आगे है पत्थर तोड़ती औरतों का दिखाई देना। पत्थर तोड़ती औरतों का दिखाई देना। मैंने देखा एक अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। यहाँ पर लेखिका पहाड़ी औरतों का वर्णन करते हुए कहती है कि पहाड़ी औरतें जो थी वे अपनी पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर रास्ता बनाने का काम कर रही थी। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, नदियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह।
मेरे मुंह से अकस्मात निकला, वह संजीदा हो गया। यहाँ पर बेटा लेखिका पहाड़ी महिलाओं का वर्णन करते हुए बताती है कि जो पहाड़ी औरतें थीं उन्होंने अपने बच्चों को पीठ पर बांध रखा था और रास्ता बनाने का काम कर रही थी। उनके हाथ में कुदाल थी। कुदाल फावड़े के समान मिट्टी आदि खोदने का एक औजार, और जिसको ज़मीन पर मार रही थी। लेखिका कहती है कि ऐसे स्वर्ग के समान सौंदर्य में भूख, मौत और गरीबी और उसके साथ ही जिंदा रहने की जो यह जंग थी, उसमें मातृत्व और श्रम साधना दोनों साथ साथ दिखाई दे रही थी। आगे लेखिका कहती है कि मैंने वहाँ पर एक कर्मचारी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो उसने बड़े चुहलबाजी यानी मजाकिया अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से आप गुजर के हिम शिखरों से यानी इन बर्फ से ढके पहाड़ों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को यह जो पहाड़ी औरतें हैं चौड़ा बना रही है। फिर मेरे मुंह से अचानक निकला कि यह तो बड़ा खतरनाक कार्य है। यह सुनकर वह संजीदा हो गया। संजीदा का अर्थ होता है गंभीर, यानी उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया। और आगे कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, कि जरा सी कोई गलती हो जाए तो सीधा मौत के मुंह में। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ, और उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यहाँ पर लेखिका बताती है कि यह सब देखने के बाद मेरा मन पीछे घूम गया, यानी मुझे पीछे की बातें याद आने लगी। एक बार मैंने पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था कि किस प्रकार से अपने बच्चों को कपड़े से पीठ पर बांधकर पत्तों की तलाश में आदिवासी युवतियां वन में घूम रही थी, और आदिवासी युवतियों के पैर फूले हुए थे। उसी प्रकार से पत्थर तोड़ती हुई इन पहाड़ी औरतों के हाथों में भी ठाठे पड़े हुए थे, और ठाठे का अर्थ होता है निशान पड़ जाना। एक ही कहानी कह रहे थे कि आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन आम जिंदगियों की कहानी, आम लोगों की कहानी हर जगह एक जैसी ही है। अगला संकेत बिंदु, मणि और जितेन का आना। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था, और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। यहाँ पर लेखिका देश की आम जनता के बारे में सोचती है कि ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन भी है, क्योंकि बेटा देश की आम जनता ही है जो देश की प्रगति में अपना अहम योगदान देती है।
क्योंकि अगर देश की आम जनता यानी मजदूर श्रमिक वर्ग जो है यह काम करना छोड़ दे तो इस देश की प्रगति का जैसे पहिया ही रुक जाएगा। लेखिका सोचती है कि ये समाज के लिए जितना काम करते हैं इनको वापस इतना नहीं मिलता, अर्थात इन्हें जितना यह काम करते हैं उतना पैसा नहीं मिलता। आगे लेखिका कहती है कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विश्रम सुंदरिया ने जाने किस बात पर इस प्रकार खिलखिलाकर हंसी कि मुझे लगा जैसे जीवन लहरा उठा हो और सारा खंडहर ताजमहल बन गया है। यानी मैं जो अंदर तक बिल्कुल दुखी हो गई थी या मेरे अंदर जो दुख का भाव उत्पन्न हो गया था वह प्रसन्नता में बदल गया था। अगला संकेत बिंदु पहाड़ी स्कूली बच्चे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। बर्फीला का अर्थ होता है बढ़े हुए पेट वाला, यानी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका पेट निकला हुआ हो। और ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि पहाड़ी लोगों का जीवन बड़ा ही कठोर होता है। यहाँ नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, यानी पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। तो यहाँ पर लेखिका ने देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के छोटे छोटे बच्चे 3-4 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल से लौट रहे थे और यह बच्चे किसी स्कूल बस से नहीं बल्कि पैदल ही आ रहे थे, क्योंकि मैदानों की भांति पहाड़ों पर ऐसे बसें नहीं चलती। यहाँ बच्चों को कई कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। और ये बच्चे केवल स्कूल में पढ़ते ही नहीं हैं बल्कि इनमें से अधिकांश बच्चे मतलब अधिकतर बच्चे जो हैं वह शाम के समय अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाते हैं, पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल में से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर लेकर आते हैं। खतरनाक रास्ते। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, पहाड़ी औरतें और उनका पहनावा। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप जब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने सिक्किमी परिधान चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। अब लेखिका आगे कहती है कि दिन ढलने लग गया था और कुछ महिलाएं जो थी वह गायों को चराकर घर लौट रही थी। उनके सिर पर लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर रखे हुए थे और आसमान जो था वह धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। लेखिका कहती है कि हम चाय के बागानों से गुजर रहे थे और उसी समय एक दृश्य ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। और दृश्य क्या था
कि जो चाय के हरे भरे बागान थे उनमें कुछ युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। लेखिका बताती है कि सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग में से सूरज ऐसी स्वर्णिम और सात्विक आभा लिए हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुषी छटा बिखर गई है। लायुंग में पड़ाव। योंगथांग पहुंचने से पहले हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, यानी लायुंग में किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था। वह बिल्कुल शांत बस्ती थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर यानी किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे मेरे भीतर उगने लगा। बोधिसत्व का अर्थ होता है महान दया से प्रेरित, यानी सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। यहाँ पर प्रकृति के साथ होने वाले खिलवाड़ के बारे में बताना चाहती है लेखिका कि हमारी पीढ़ी प्रदूषण फैलाकर किस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। यहाँ लेखिका लायुंग की शांति के बारे में बताती है कि वहाँ पर किस प्रकार का शांत वातावरण था। लेखिका कहती है कि मैं मुंह हाथ धोकर तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी और मैंने देखा ऊपर से गिरता हुआ झरना किस प्रकार तिस्ता नदी में आकर मिल रहा था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। बादलों ने चांद को ढक रखा था। पक्षी और लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे और पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति थी जिसको देखकर अनायासी मेरी आंखें अपने आप ही भर आई थी। और वहाँ पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी ताल और गति में थे। आगे लेखिका कहती है कि हमारी जो आज की पीढ़ी है उसने प्रकृति की इस लय ताल और गति के साथ खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य का अर्थ होता है जिसको क्षमा नहीं किया जा सके। तो बेटा यहाँ लेखिका कहना चाहती है कि जो आज की पीढ़ी है वह प्रकृति के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, यानी पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, हरे भरे वनों की जगह इमारतें खड़ी की जा रही है, प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, कूड़े कचरे को इधर उधर फेंका जा रहा है और इन सब से हमारी प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। लेखिका आगे कहती है कि अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए
वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरमय, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। आगे लेखिका कहती है कि मैं किसी प्रकार से डगमगाते पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धारा तक पहुंची, और जब उस बहते हुए पानी को मैंने अपने हाथ में भरा, अंजलि में भरा, तो अतीत भीतर तक धड़कने लगा और मुझे याद आया कि हमारे यहाँ हाथ में जल लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। मेरे भीतर एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना थी। मेरे भीतर का सारा हलाहल का अर्थ होता है जहर, और सारी तामसिकताएं यानी बुरी भावनाएं बह जाए इस धारा में। बस मैं यही सोच रही थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया हो, और लकड़ी के उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन पर हम सभी लोगों ने नाचना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते वह रात परियों की कहानी सी महक उठी थी, और मस्ती और मादकता का ऐसा वातावरण हुआ कि सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे थे। और मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने भी बड़ा ही जानदार नृत्य प्रस्तुत किया था। उसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। जीविका का साधन। तो यहाँ लेखिका लायूं के लोगों की आजीविका का साधन क्या है उसके बारे में बताती है कि लायूं के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। कटाऊ का सफ़र और उसका सौंदर्य। अब लेखिका आगे अपने कटाऊ के सफ़र के बारे में बताती है कि उसकी सुंदरता का वर्णन करती है। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ चली जाऊं तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायूं से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुक कर लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाऊ की ओर। कटाऊ का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो बेटा यह था हमारा आज का व्याख्यान 2। आज इस व्याख्यान में हमने पाठ साना साना हाथ जोड़ी का जितना अंश पढ़ा है उसी पर आधारित हमने आपको गृह कार्य दिया है। गृह कार्य में हमने आपको यहाँ 4 प्रश्न दिए हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखेंगे और वर्णों की बनावट पर विशेष ध्यान देंगे। गृह कार्य निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के विषय में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। प्रश्न 2, लॉन्गस्टोक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी।
प्रश्न 3, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। प्रश्न 4, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। और अब व्याख्यान 1 में जो गृह कार्य दिया था उसका हल देखते हैं। प्रश्न 1, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। उत्तर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर को देखकर लेखिका सम्मोहित हो गई। उन पर जादू सा छाने लगा। उन्हें लगा जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर तराई में पहाड़ी ढलानों पर सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर सी बना रहे थे। लेखिका इस अद्भुत सौंदर्य को अपलक देखती रही और उसमें खो सी गई। प्रश्न 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उत्तर, गंतोक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की परिस्थितियाँ भी कठिन हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ लोगों को कठोर मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें हथौड़े से पत्थर तोड़ती है। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे बंधे हुए होते हैं। औरतें रास्ता बनाती है और लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर उठाती है। हरे हरे बागानों में युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ती है। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ के लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन जीते हैं, इसलिए लेखक ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। प्रश्न 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। उत्तर, एक कतार में लगी श्वेत पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, यह स्वयं नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त किसी शुभ कार्य के आरंभ करने के लिए रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं।